बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ आम खबरें। सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो खत लिखा उसके ऊपर उन्होंने एक पैगाम दिया इमरान खान साहब ने, और ये पैगाम बाहर आकर सुनाया फैसल चौधरी साहब ने। फैसल चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान ने पैगाम दिया है कि मेरे तीनों खतूत के मंदरजात मुल्क की मफाद के ऐन मुताबिक है और ये ओपन लेटर है। देखो, डाकिया तो नहीं लेके जाना, जाके हाथ के अंदर पकड़ाना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इमरान खान साहब ने पैगाम दिया कि मेरे तीनों खतूत के मंदरजात जो है वो मुल्की मफाद के ऐन मुताबिक है और ये ओपन लेटर है। इन खतूत में जिन मसाइल का जिक्र है, अगर इन पर तवज्जो ना दी गई तो इसका शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। जी जनाब, फैसल चौधरी साहब ने बाहर आकर स्टेटमेंट दिया। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट और भी है। उन्होंने कहा जी मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ नाकाम हो गई है, या ये तहरीक जो मैंने चलाई है नाकाम हो गई है, या हम बंदा बाहर नहीं निकाल पाए। अगर ऐसा होता तो 26 नवंबर को गोली ना चलाना पड़ती। ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर पब्लिक नहीं आई थी, लोगों का रश नहीं था और इमरान खान साहब नाकाम हो रहे थे, तो 26 नवंबर को डी चौक में गोली ना चलानी पड़ती। अब ये गोली तभी चलानी पड़ी जब उन्हें नजर आ गया कि बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए हैं और पीछे से मजीद काफिले और कोमक आ रही है, और उन्हें इस बात का डर था कि अगर ये लोग बैठ गए डी चौक में तो फिर एक दो दिन के अंदर पंजाब भी निकल आएगा और रावलपिंडी भी निकल आएगा और सिंध भी निकल आएगा, बलूचिस्तान भी निकल आएगा। क्योंकि इस बात का सबको आइडिया है कि एक चीज ट्रिगर होगी तो पूरा मुल्क इस वक्त बारूद बना हुआ है पाकिस्तान की हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट के लिए। देखिए, हमें यह बात समझनी पड़ेगी इतने डरे हुए क्यों है। गोली चलाने की कोई छोटी मोटी वजह तो हो नहीं सकती। सबको इस बात का आइडिया था कि अगर डी चौक के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठ गई और इस्लामाबाद में एहतजाज शुरू हो गया तो ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग नहीं निकले वो बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगे दोबारा और वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। एक आधे दिन में रावलपिंडी के लोग तादाद होकर निकलेंगे, इस्लामाबाद के शहरी बाहर आ जाएंगे और फिर कंट्रोल चला जाएगा। अपर पंजाब के लोग इस्लामाबाद पहुंचना शुरू करेंगे, पुलिस का कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगा और फिर पूरे पंजाब से, बलूचिस्तान से, सिंध से भी ये तहरीक चलेगी। और आजाद कश्मीर में जो हालात है वो आप पहले ही जानते हैं। तो इन सारी चीजों को जब प्लस और माइनस उन्होंने किया तो उन्हें आइडिया हो गया था, हुकूमत को, पूरे निजाम को, कि अगर इस वक्त इमरान खान साहब के लोगों को ना रोका तो ये तहरीक वहां तक चली जाएगी कि फिर इसको काबू करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा फिर लाइटें बंद की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को पहले से पता था, वो पहले ही निकल लिए। जो लोग बेचारे वहां पे मौजूद थे, फिर गोलियां चली और बड़ी शदीद फायरिंग हुई। उसके अंदर जो लोग शहीद हुए हैं, 2 शोहदा तो अभी हाल ही में हुए, यानी जो लोग शदीद जख्मी थे वो अब शहीद हो गए। एक नौजवान के बारे में मैंने आपको एक दिन पहले खबर दी है कि वो अब शहीद हुआ, मर्दान का नौजवान। इससे पहले एक और अटक के जो है वो इमरान खान साहब के साथी थे, वो भी शहीद हो गए। और इसी तरह जो है वो 12 शोहदा जो है वो पहले दिन उनकी लाशें गई हैं। तो इस तरह जो है वो अब तक की इतला के मुताबिक 14-15 लोग शहीद हो गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब खत पे बात कर रहे थे, पहले उधर आ जाते हैं। तो गोली चलानी पड़ी इमरान खान साहब ने कहा, और ये इस बात की गवाही है कि हम कामयाब हो रहे थे और इसीलिए इस हुकूमत ने, रियासत ने गोली चलाई है। हबीब अकरम साहब ने एक बड़ा बारीक नुक्ता उठाया, बात उनकी बिल्कुल ठीक है। हबीब अकरम साहब कहते हैं जी आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट चला है ना, या जो सहाफियों ने आर्मी चीफ के हवाले से रिपोर्ट किया है, उस रिपोर्टिंग में तजाद है। एक ऐसा जुमला रिपोर्ट हुआ जिसको फौरी तौर पर बाद में टीवी चैनल से हटा दिया गया और जो लिखे हुए थे कई जगहों से वहां से भी हटा दिया गया। जो पहले रिपोर्ट हुआ था उसमें आर्मी चीफ ने कहा था कि इमरान खान का खत मुझे नहीं मिला, अगर मिलेगा भी तो मैं नहीं पढ़ूंगा और मैं वजीर आजम को भिजवा दूंगा। फिर उन्होंने कहा खत की बातें चालें हैं, उन्होंने इसको चाल करार दिया था आर्मी चीफ ने खत को। ये खत के अंदर जो है वो एक चाल है, ये आर्मी चीफ ने कहा था। ये जो जुमला है ये बाद में निकाल दिया गया था, यानी ये जुमला इसलिए शायद निकाल दिया गया कि इससे एक पॉलिटिकल बू आती थी, या इस जुमले से इस बात का इजहार हो रहा था कि आर्मी चीफ साहब जो है वो इमरान खान साहब पे कोई चाल चलने का, कोई इल्जाम लगा रहे हैं, साजिश करने का। लेकिन फिर बाद में ये जुमला गायब हो गया। यानी बाद में सोचा होगा ना कि ये जुमला नहीं होना चाहिए, तो फिर मीडिया से गायब हो गया। लेकिन जहां पे सोशल मीडिया पे मौजूद था वहां पे ये मौजूद है। अब बारीक नुक्ता जो हबीब अकरम साहब ने उठाया वो ये है कि एक खत आर्मी चीफ कह रहे हैं मैंने पढ़ा ही नहीं, और उसी खत के बारे में वो कह रहे हैं इसमें चाल है। तो जब एक चीज आपने पढ़ी नहीं तो आपको कैसे पता कि उसके अंदर चाल है? ये उन्होंने चाल का लफ्ज बाद में निकाल दिया गया और फिर यही इसके ऊपर इत्तफाक किया गया कि नहीं, वो खत आर्मी चीफ ने पढ़ा ही नहीं है। अब नादरीन एक और खबर है, और वो जनाब मेरी खबर की तस्दीक की है ज़हीम लगारी साहब ने, जर्नलिस्ट है, इन्होंने लाहौर में एक खबर दी थी मरियम नवाज के हवाले से, और इन्होंने जिक्र किया था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये गलत हुआ, इसमें करप्शन है। तो इनको अगवा कर लिया गया इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से। इन्हें आईएसआई ने अगवा किया था और चिड़ियाघर के साथ जो हेडक्वार्टर है उसकी बेसमेंट के अंदर रखा था, मुझे भी वहां पे रखा गया। तो मैंने जब इनको सारा नक्शा बताया तो एग्जैक्टली वही नक्शा वहां पे मौजूद है जिसका मेरा इनके साथ तस्करा हुआ। ये जनाब इस रंग का वो सेल है, छोटा सा सेल है, बाहर इस तरह का दरवाजा लगाया हुआ है, जंगला इस तरह का लगाया हुआ है, अंदर ही बाथरूम बनाया हुआ है, नल का इस तरीके से खुलता है। तो वो सारा मैंने इनको बताया, ऊपर कैमरा भी उन्होंने लगाया हुआ है। तो वो सारा उन्होंने इंटरव्यू दिया तो वो कंफर्म हो गया कि वो उसी जगह पे उनको रखा गया जहां पे पहले 12 दिन ले जाके मुझे रखा गया था और वहां टॉर्चर किया जाता था, मुझे भी और बहुत सारे और लोगों को भी। ज़हीम लगारी साहब ने मेरी इस खबर की भी तस्दीक कर दी कि वहां पे और लोगों को भी लाया गया जिन्होंने तौहीने मरियम नवाज की है। यानी इन लोगों को बाथरूम का पानी पीना पड़ता है वहां पे। हालात इस तरह के हैं, इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा। और उठा कौन रहा है? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का हेडक्वार्टर है।
और वहां पे लोगों को ये सजा इसलिए दी जा रही है कि मरियम नवाज की तौहीन हो गई है। तो तौहीन मरियम नवाज में बंदे उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और उठा कौन रही है? एफआईए नहीं उठा रही, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, एजेंसियां उठा रही हैं। अब आर्मी चीफ ने मरियम नवाज साहिबा के साथ एक इवेंट में शिरकत की है, ज़राअत के हवाले से ये इवेंट था, और इस इवेंट के अंदर आर्मी चीफ साहब ने स्टेटमेंट भी जारी किया है ज़राअत के हवाले से। मैं वो स्टेटमेंट भी आर्मी चीफ का जो है वो आपको पढ़ के सुना देता हूं। फिर इमरान खान साहब का खत के बारे में एक डिटेल स्टेटमेंट आया, ये अभी पहुंचा मेरे पास, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन पहले आप ये देख लें कि आर्मी चीफ साहब ने आज मरियम नवाज साहिबा के साथ जब जाके उन्होंने इफ्तिताह किया, ग्रीन इनिशिएटिव है, उसके बाद उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। नाज़रीन, अभी ये खबर एयर पे मैं देख रहा था कहीं पे, ये खबर गायब हो गई है, खबर नजर नहीं आ रही आर्मी चीफ की, कि ये खबर भी तो डिलीट नहीं करवा देगी। आई डोंट हैव एन आइडिया, लेकिन मेरे पास एक और जगह पे ये खबर मौजूद है, मैं वहां से निकाल के पढ़ देता हूं। लेकिन मैं ये जियो के ऊपर देख रहा हूं, मुझे यहां पे भी इस वक्त ये खबर नजर नहीं आ रही। ये खबर गई कहां पे? आर्मी चीफ ने मरियम नवाज के साथ जाके जो इफ्तिताह किया है वो खबर कहीं नजर नहीं आ रही। मैं डॉन के ऊपर देखता हूं, डॉन को स्क्रॉल कर रहा हूं, यहां पे जी अब ये आ गया जी, एक स्टेटमेंट आ गया यहां पे, लेकिन ये भी डिफरेंट हो गया स्टेटमेंट। पहले जो मैंने स्टेटमेंट ने किसी और जगह पढ़ा था वो और तरह था, लेकिन चले यहां मेरे पास एक जगह मौजूद है। और पंजाब पाकिस्तान का ज़रूरी पावर हाउस बन गया है, जदीद ज़राअत में सुबह पंजाब का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। अब मेरा सवाल यह है कि क्या दुनिया के बाकी मुल्कों के आर्मी चीफ भी यही काम करते हैं ज़राअत के ऊपर, मईशत के ऊपर? ये शहरियार अफरीदी साहब ने भी सवाल उठाया था, बाकी सब लोग भी पूछते हैं, क्या इंडियन आर्मी चीफ भी ज़राअत के लिए काम करता है? क्या बांग्लादेश का आर्मी चीफ भी ज़राअत के लिए काम करता है? क्या ईरान का आर्मी चीफ भी ज़राअत के लिए काम करता है? क्या यूएई का, बरतानिया का, अमेरिका का, जर्मनी का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, फ्रांस का, आर्मीनिया का, आजरबाईजान का, जॉर्जिया का, इनके आर्मी चीफ भी ज़राअत के ऊपर काम करते हैं, या सिर्फ हमारे आर्मी चीफ ये एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लेते हैं? मेरे ख्याल में ये जो एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां, इनका बोझ इनके ऊपर से उतार देना चाहिए। और इस वक्त दहशतगर्दी से पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है बहुत बुरी तरह। बलूचिस्तान में दोबारा धमाका हुआ, कत्लेआम हुआ, वहां पे बार बार जो है चाइनीज के ऊपर अटैक किया जाता है, बार बार जो है वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं उनके ऊपर अटैक किया जाता है। करक की सूरत हाल आपके सामने है, दीगर जगहों की सूरत हाल आपके सामने है, करम की सूरत हाल आपके सामने है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी चल रही है। तो सारी तवज्जो आर्मी चीफ की वहां पे होनी चाहिए। ये चीजें जो है ये सिविलियंस के करने वाले काम है, इसके लिए एक्सपर्ट्स और इदारे मौजूद हैं, उन्हें ये काम करने देना चाहिए। मईशत जो है वो मईशतदान संभालेंगे, ज़राअत जो है वो ज़रूरी जो एक्सपर्ट्स हैं वो संभालेंगे, और जो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं उनको ये काम करना चाहिए। इसके ऊपर तनकीद होती रहती है, पाकिस्तान की फौज को ये बात सोचनी चाहिए कि वो एक प्रोफेशनल फौज है और एक लड़ाका फौज है, और हम एक एटमी सलाहियत है और दुनिया की बड़ी फौजों में से एक हमारी फौज है। तो इस तरह की छोटे छोटे कामों के अंदर ना अपना टाइम जाया करें और ना अपने इमेज को खराब करें, ऐसा करना नहीं चाहिए। उधर जो सियासी क़यादत है वो अब इन मामलात के अंदर आ रही है कि जी अमन व अमान होना चाहिए किसी तरह। अब मुराद सईद ने, इससे पहले आपको उनका मैंने बताया था कि उन्होंने ऐलान किया है और लोगों को दावत दी है कि वो एक पुरअमन एहतजाज करें अमन व अमान के लिए। तो शाहिद खटक ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है और वो करक के अंदर कह रहे हैं जी हम एक अमन मार्च करने जा रहे हैं, और इस हवाले से उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि सुबह 10 बजे मैं सारे लोगों का इंतजार करूंगा, मेरे लोग पहुंचे और पहुंच के इसके अंदर शामिल हो जाएं ताकि अमन के लिए हम काम कर सकें। ये करक के अंदर वो एहतजाज करने जा रहे हैं। वहां से शाहिद खटक जो है वो कह रहे हैं हमारा जिला बड़ा पुरअमन था, हमारे जिले के अंदर जो है वो अमन उस तरह से नहीं है, तो शहरियों को निकलना चाहिए और अमन के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। तो जो ये वहां बात करेंगे वो बाद में पता चल जाएगी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की सियासी और मजहबी जमातों का इकट्ठ हुआ है और उन्होंने फौरी तौर पर एक बात पे जोर दिया है। उन्होंने कहा जी अमन व अमान के लिए अफगानिस्तान से फौरी मुज़ाकरात पर इत्तफाक राय होना चाहिए। मुझे हैरत हो रही है कि सियासी जमातें हों, मजहबी जमातें हों, आम मकतबा फिक्र के लोग हों, ये सारे लोग इकट्ठे होकर अमन व अमान पे काम कर रहे हैं, और हमारे आर्मी चीफ जो है वो मईशत पे काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, ज़राअत के ऊपर काम कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, वो सरमायाकारी लाने के ऊपर काम कर रहे हैं। भाई ये काम तो सिविलियन का है, सिविलियन बैठते हैं वो अमन व अमान की बात करते हैं, मिलिट्री बैठती है वो दीगर चीजों के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर बात करती है। तो ये पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है, इसको सीधा होना चाहिए। भारत खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी सियासी और मजहबी जमातें हैं उन सबका जो इकट्ठ हुआ उसके अंदर उन्होंने ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने करवाया, उसमें तमाम अकाबरीन जो है उन्होंने मुशावरत करने के बाद ये कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, और पाकिस्तान में जो अमन व अमान है वो अफगानिस्तान में अमन के साथ मशरूत है, तो हमें अफगानिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, कोई लड़ाई में नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे कई लोग जो है वो आग लगाने के चक्कर में है और वो इंस्टिगेट कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की जंग हो जाए, और शायद इस चक्कर में उन्हें कोई अमेरिका की तवज्जो मिल जाएगी। अमेरिका की अगर थोड़ी बहुत तवज्जो मिल भी गई ना तो आपको दुनिया वैसे सपोर्ट नहीं करेगी जैसे यूक्रेन को सपोर्ट किया रशिया के मुकाबले में, बल्कि यहां पे इस वक्त अफगानिस्तान के सपोर्टर ज्यादा बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी शायद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से ज्यादा काम कर रही है। और अगर आप इस लड़ाई में चले जाएंगे तो आप अपनी मर्जी से, फिर निकलेंगे कैसे? अमेरिका को इस लड़ाई से निकलने में मुसीबत पड़ गई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि हम अच्छा लड़ नहीं सकते, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमें एक फजूल लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसी किसी लड़ाई में हमें जाना नहीं चाहिए। हमने अमन व अमान कायम करना है और उसके लिए कोशिश की जानी चाहिए।
इमरान खान साहब ने एक बड़ी तहरीक चलाने का इंदिया दिया है और आज उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि इसके लिए तैयारी शुरू कर दो। अगले हफ्ते से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारी शुरू करेगी। पूरे रमजान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारी करेगी कि उन्होंने ईद के बाद क्या करना है। रमजान मुबारक के अंदर जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन की जाएगी, चैनलाइज किया जाएगा लोगों को और फंडिंग भी की जाएगी और फिर तैयार किया जाएगा ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बल्कि इसके साथ साथ बाकी पॉलिटिकल पार्टी को शामिल करके एक ग्रैंड अलायंस भी बनाया जाएगा। मारिंग बलोच को शामिल करने का इमरान खान साहब ने दोबारा जोर दिया है। मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक उन्हें एंगेज नहीं किया गया जिस सतह पे उन्हें एंगेज किया जाना चाहिए था और मारिंग बलोच को एंगेज ना करने की वजह यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का दबाव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत के ऊपर कि आपने इमरान खान के कहने के बावजूद मारिंग बलोच को आपने एंगेज नहीं करना, जबकि इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मारिंग बलोच को एंगेज किया जाए। एक बड़ा अपोजिशन इत्तेहाद इमरान खान साहब कहने के बनाओ और ईद के बाद यानी छोटी ईद के बाद मार्च के आखिर में ईद है और उसके फौरन बाद एक बड़ी तहरीक इमरान खान साहब ने चलाने का इंदिया दिया है और क्या वो तहरीक इस हुकूमत के लिए एक मुसीबत बन जाएगी, ये हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि वाकई में कोई इतनी तगड़ी तहरीक चल सकती है या फिर अभी ये मामला लंबा चलेगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब के वकील ने एक केस कर दिया है और केस उन्होंने ये किया कि वो जानना चाहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो रियासत ने मुकदमात बनाए हैं उनमें कौमी खजाने से कितना पैसा खर्च किया गया। वो 200 तो मुकदमे बना दिए इमरान खान के खिलाफ, वो एक आधा मुकदमा बनता है, यहां 200 के करीब मुकदमे बना दिए। खालिद यूसुफ चौधरी साहब एडवोकेट, उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इमरान खान साहब की मुकदमात से मुताल्लिक तफसीलात के लिए एक दरखास्त दायर की है। अब इसमें जो सवाल किए गए वो बड़े इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मल सवाल नहीं किए उन्होंने। पहले तो नॉर्मली पूछते ना मुकदमे कितने हैं मेरे मुवक्किल के ऊपर, बताया जाए ताकि जमानत करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं। नहीं, इमरान खान को जल्दी बाहर आने की नहीं है, वो एक्सपोज करने की जल्दी है। सवाल ये है कि दरखास्त में पूछा गया कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात में सरकारी खजाने से कितना पैसा खर्च किया गया, उनके खिलाफ कितने निजी वकला की खिदमत हासिल की गई और अगर ऐसा किया गया तो निजी वकला को कितनी फीसें अदा की गई। यह भी सवाल किया गया कि अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पंजाब कितने मुकदमात में इमरान खान के खिलाफ बतौर सरकारी इस्तगासा वकील पेश हुए, इमरान खान के मुकदमात में कितना वक्त, कितनी अदालतें और कितने सरकारी वकला मसरूफ रहे और कितने पाकिस्तान के वसाइल जो हैं वो जनाब इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, खसूसी अदालतों में समातों की तादाद बताई जाए, अदालती प्रिजाइडिंग अफसरान, अदालती अमले और ला अफसरान की तखमीनी तनख्वाहें भी बताई जाए कि उनका कितना पैसा लगाया गया है। नैब, एफआईए समेत मुल्क भर में जितने भी मुकदमात इमरान खान के खिलाफ दर्ज किए गए हैं उनकी तफसीलात फराहम की जाए। एफआईआर, इंक्वायरी रिपोर्ट्स, तहकीकाती रिपोर्ट्स और दीगर मुतल्लिका दस्तावेजात की कॉपियां फराहम की जाए, वो तफसीलात दी जाए जहां अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद और पंजाब के एडवोकेट जनरल पेश हुए। जो कुछ भी जजों को लाया गया अडियाला के अंदर, अटक के अंदर जो ट्रायल्स हुए उनके कुल अखराजात भी बताए जाए, सिक्योरिटी लॉजिस्टिक्स उनके भी अखराजात बताए जाए, उनकी तफसीलात फराहम की जाए। जेल के ट्रायल करने वाले जजेस, अदालती अमले के सफरी अखराजात बशमूल ईंधन के अखराजात और फी दिन अलाउंस की तफसीलात दी जाए। इसके अलावा अडियाला और अटक जेलों में जेल ट्रायल पर गुजारे गए दिनों और घंटों की कुल तादाद बताई जाए। नाज़रीन, ये बहुत बुरी तरह एक्सपोज करने जा रहे हैं इमरान खान साहब। इन्हें आइडिया ही नहीं है कि वो जेल में बैठा हुआ कैदी इनसे ज्यादा ज़हीन है, उसको इनसे ज्यादा सारे सिस्टम की समझ है। अब इमरान खान साहब जब ये डाटा निकलवा लेंगे, अव्वल तो पाकिस्तान की रियासती मशीनरी कोशिश करेगी कि ये डाटा ना दे, जैसा कि पाकिस्तान की रियासती मशीनरी कोशिश करती थी माजी में भी कि तोशाखाना का डाटा ना निकले, ये ना निकले, वो ना निकले, कोशिश करेंगे, फिर ये अदालत में जाएगा मामला और बिना फिर ये कभी ना कभी ये चीजें सामने आ जाएंगी। ये इमरान खान साहब का इतना बड़ा हथियार बनेगा कि पूरी दुनिया में यह मामला चलेगा कि इमरान खान को तोड़ने के लिए इतने वकील, इतने जज, इतने घंटे, इतने वसाइल, इतने इन्वेस्टिगेटर, इतने महकमे और इतना सारा पैसा जो है वो खर्च किया गया सरकारी खजाने में। जब ये सारी चीजें और तफसीलात सामने आएंगी तो आप इसके ऊपर जो एक बयानिया खड़ा होगा उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। नवाज शरीफ साहब तो एक आधा छोटा मोटा मुकदमा उसके ऊपर इनकी पी बोल जाती है, बेचारे वहां पे अंदर बंद कर दो, कहते प्लेटलेस थले चले गए, पाकिस्तान में बाहर निकलते हैं, वहां जाते ही ठीक हो जाते हैं। तो इनके पास की बात नहीं है। इमरान खान साहब जो है वो एक बहुत तगड़ी पसली है जिसके ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने भरपूर वार किए, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब काबू नहीं आ रहे। नाज़रीन, अडियाला जेल के बाहर एक नाखुशगवार वाकया हुआ, वहां पे फवाद चौधरी साहब और शोएब शाहीन साहब की लड़ाई हुई है। फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मादी में छोड़ गए थे, फिर वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्लेम करते हैं मैं आ गया हूं। शोएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है। अब ये मामला शुरू हुआ तल्ख कलामी से और उसके बाद मामला हाथापाई तक चला गया। बाद में फवाद चौधरी साहब ने यह दावा किया जेल से वापस निकलने के बाद में दोनों जेल में चले गए, इमरान खान साहब के सामने यह मामला रखा भी गया। फवाद चौधरी साहब ने दावा किया कि इमरान खान साहब ने हमारी सुलह करवा दी है और मेरी तरफ से मामला साफ है, जबकि शोएब शाहीन साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने कोई सुलह नहीं करवाई, उन्होंने मजम्मत की है और मैं इस पर मुकम्मल कार्रवाई अभी करूंगा। तो ये मामला अभी आगे चलेगा, देखते हैं इसमें क्या बनता है। बहरहाल ये लड़ाइयां चलती रहती है। इसमें एक खबर मेरे लिए और बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कर्जे हासिल कर लिए हैं। जी नाज़रीन, ये डॉन की खबर है और खबर की हेडलाइन ये कह रही है कि एक साल में पाकिस्तान पर जो कर्जे हैं
और वाजिबात हैं उनमें रिकॉर्ड 6,106 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। हम कहते हैं पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, हम कहते हैं पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान तो कर्जों में तरक्की कर रहा है। अभी जैसे जैसे डाटा आएगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान ने कर्जे लिए, यानी इससे पहले पाकिस्तान ने कभी इतनी रफ्तार से कर्जे नहीं लिए जितनी रफ्तार से कर्जे पाकिस्तान ने 2024 में लिए, सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से। एक साल में 6,106 अरब रुपए के मजीद कर्जे और वाजिबात पाकिस्तान के ऊपर बढ़ गए हैं और ये पाकिस्तान के अंदर हुआ है। नाज़रीन एक और खबर है और वो खबर वही है जो मैं आपको अक्सर देता हूं कि इमरान खान साहब ने जो हुक्म दिया था अपनी पार्टी को कि फौरी तौर पे जो लापता अफराद हैं, जो डी चौक से गायब हो गए थे, जिनका कुछ पता नहीं कि वो जिंदा है या शहीद हो गए हैं या उनकी लाशें अब तक नहीं मिल सकी हैं या वो जिंदा अब तक बरामद नहीं हो सके हैं, उनकी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 30 से 40 बताती है। इमरान खान साहब ने हुक्म दिया था कि उनकी तमाम तफसीलात फराहम की जाएं। ये ऑर्डर इमरान खान साहब ने 1.5 माह पहले अपनी पार्टी को दिया था। 1.5 माह मजीद गुजरने के बावजूद अभी तक उन लापता अफराद की किसी किस्म की कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई। और इतना टाइम लगाने के बाद अब अगर ये करेंगे, किसी अदालत में जाएंगे तो अदालत इनसे पहला सवाल ये करेगी, अब तो जज आ गए ना, अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे हेबियस की पिटीशन लेकर, तो अब तो वहां पे ऐसे जजेस बैठे हुए हैं, बहुत सारे ले आए हैं जजेस, मजीद जजेस लाए गए, तो अब तो इंसाफ की तवक्कुआत भी कम है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा लगता है कि डेलिबरेटली ऐसा किया या एस्टेब्लिशमेंट के दबाव की वजह से उन्होंने इसकी तफसीलात नहीं मांगी जो इमरान खान साहब काफी अरसे से कह रहे हैं। जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, मैंने आपको बताया, उन्होंने मेरे से फिर राब्ता किया दोबारा कि हम बार बार खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से कह रहे हैं कि हमें जो लोग जख्मी हैं उनकी और जो लोग लापता किए गए हैं जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा, उनकी मुकम्मल तफसीलात दी जाए ताकि हम पूरी दुनिया के अंदर इस मामले पर आवाज उठाएं। हमारे पास डाटा होना चाहिए, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी अभी तक मुसद्दका डाटा नहीं दिया जा रहा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।